गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड चैप्टर में एंट्री करेंगे। थर्ड चैप्टर जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये अपना चैप्टर है। इसमें 10th क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड पहले से ही ले चुके हैं, पहले से ही अपने को आइडिया है। तो इसमें हमारा ज़्यादातर फोकस पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पर रहेगा, लेकिन बेसिक जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं जो ज़्यादातर 11th से मैच करेंगे और कुछ नए पॉइंट्स भी अगर हमारे सामने आएंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि 1 by 1 डे बाय डे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता चला गया और उनके स्टडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई कि इतने लार्ज एलिमेंट्स, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स को हम एक एक करके कैसे स्टडी करें। तो इसके लिए साइंटिस्ट के दिमाग में लोगों ने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए और उन्हीं सब की बातें अपने को स्पेशली करनी है। और आप सबको पता है कि सबसे लास्ट में आज के टाइम में सबसे एडवांस फॉर्मेट में हमें एक पीरियोडिक टेबल मिली हुई है, जहाँ पर एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टर के बेसिस पर कह सकते हो कि एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये देखा जाए कि ये पीरियोडिक टेबल का सिंपल मतलब है क्या। एक नॉर्मल सी छोटी सी पॉइंट्स यहाँ पर ली गई है। पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज द टेबल विच क्लासिफाइज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर in the same vertical column and dissimilar elements are separated from one another। एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी गई है कि ये इसको हम पीरियोडिक टेबल का नाम दे सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये तो जैसे आज के टाइम में जो हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है उसके बेसिस पर दी गई एक डेफिनेशन है, जो कि आज के हम सिचुएशन में काफ़ी करेक्ट मान सकते हैं और मानेंगे। लेकिन इसके पहले आपको पता है कि कोई भी अगर टेबल जो आज इतनी एडवांस बन चुकी है और जिनको हम स्टडी करके बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वह ऐसे एक दिन में डेवलप नहीं हुई है। इसके लिए काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। पहले इनिशियल लेवल पर कुछ लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए, धीरे धीरे कह सकते हो कि वो एडवांस फॉर्मेट में चेंज होता चला गया। लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। तो कुछ हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ चीज़ें जो जैसा कि आप सबको पहले से भी पता है, हम लोग कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को पहले लेकर के चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो स्टार्टिंग में दी गई हैं, आज हमें इनकी कोई इतनी नीड नहीं है, लेकिन इन्हीं को बेस मान करके आज न्यू टेबल बनी हुई है। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया गया था, डोवरनियर ट्रायड्स। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर जॉन वॉल्फगैंग डोवरनियर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने 1817 आप ईयर समझ रहे होंगे, काफ़ी समय पहले, लगभग 200 साल से ज़्यादा टाइम स्पेशली हो चुका है, इन्होंने अपना ट्रायड कॉन्सेप्ट दिया था। तो नाम ही है ट्रायड। ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। अब इसमें 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में स्पेशली जो नीचे के 3 एग्जाम्पल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब यहाँ पर देखा जाए, एक तो इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहली बात ये है कि जो ट्रायड बने हैं, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना है, सेम कैरेक्टर के बेसिस पर बना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें इन्होंने बेस यूँ मान लिया कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है इसका एवरेज ले लिया जाएगा, तो बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अप्रॉक्स आ जाएगा। जैसे इसी में देखो, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और इधर
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यहाँ पर हमने पी मेंशन किया है, जबकि पोटेशियम के से मेंशन होता है। केलियम इसका नाम है, लैटिन नेम, इसलिए के से मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए 7 + 39 और एवरेज लोगे तो अपॉन 2 कर दोगे, तो आपको देखने से ही लग रहा है कि 7 और 9 16 और 4 अपॉन 2 कर दोगे तो ये वैल्यू 23 आ जाएगी। और 23 देखा जाए यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास है। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल देंगे तो बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास या उसके क्लोज की हमें वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 और आयोडीन का 127, इन दोनों का एवरेज ले लिया जाएगा तो ये अप्रॉक्स वैल्यू ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल यानी 80 के इक्वल आ जाएगी। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, अब इसमें कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज लिया जाएगा तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास आ जाएगा। ऐसे इन्होंने निकिल, कोबाल्ट, Fe, आयरन, कोबाल्ट और निकिल को भी ले रखा है, इनके भी एटॉमिक मास लगभग पास ही हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं आएगा, हाँ फिर भी अप्रॉक्स रिलेशन यहाँ पर भी बनेगा। तो आप यूँ मान सकते हो कि ये डोबरनियर ने कुछ एलिमेंट्स को 3-3 के फॉर्मेट में अरेंज किया और इसी को डोबरनियर ट्रायड्स का नाम दिया गया। मेन चीज़ ये है कि पहले स्टार्टिंग डेवलपमेंट था जो कि पीरियोडिक टेबल तो नहीं था, हाँ लेकिन क्लासिफिकेशन का एक पार्ट ज़रूर था। सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या यहाँ पर आई कि पहली बात तो जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनके सबके ट्रायड बन नहीं सकते, और ट्रायड किसी तरीके से बना भी दिया जाए तो इतने ट्रायड बन जाएंगे कि फिर ट्रायड का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि जिनकी फिर स्टडी इतनी आसान नहीं रह जाएगी। फिर भी कहने का पर्पज़ क्या है कि एक स्टार्ट तो हुआ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, कि मतलब हम एलिमेंट्स को इसी तरह से आने वाले टाइम में कुछ न कुछ बेस मान करके क्लासिफिकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो डोबरनियर ट्रायड्स के बाद अगला स्टेप देखा जाए, जैसा आप सबको पता है 10th क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सेकंड लिया गया है। इन्होंने भी देखा जाए एक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने 1865 में अपना ऑक्टेव रूल दिया था। ये भी अपने आप में काफ़ी हमारे लिए कह सकते बेनिफिशियल रहा। म्यूज़िकल नोड के बेसिस पर, म्यूज़िकल नोड इन द सेंस म्यूज़िक में आपको पता है कि 8 नोड में 7 नोड के बाद जो 8वां नोड आता है वो फर्स्ट से मैच करता है। स, रे, ग, म, प, ध, नी के बाद फिर स जो आता है वो फर्स्ट वाले से मैचिंग होती है। तो इसी तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेकिन एक चीज़ और समझाना चाहेंगे कि जब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव डेवलप किया था इनर्ट गैस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जब भी आप ऑक्टेव बनाने की तरफ मूव करना तो इनर्ट गैस को आप देखना अवॉइड करना। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को ले लोगे तो भी ट्रायड बने, तो भी ये ऑक्टेव कंप्लीट होगा, और अगर हम लिथियम को कंसिडर करेंगे तो भी ऑक्टेव कंप्लीट होगा। अब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियॉन का नंबर है चूँकि इनर्ट है, और नियॉन और बाकी जितनी इनर्ट गैसेज हैं वो इस टाइम तक डिस्कवर नहीं थी, इसलिए फ्लोरीन के बाद अगला नंबर सोडियम का आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8 नंबर का मेंबर आया पहले वाले से कैरेक्टर वाइज सेम था, इसलिए फर्स्ट वाले के नीचे उसको प्लेस दे दिया गया। इसके बाद बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम का नंबर आ गया, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब क्लोरीन के बाद देखिए आर्गन का नंबर आएगा, फिर वही इनर्ट की बात आएगी तो आर्गन को अलग कर लो। फिर अगला नंबर हमारा पोटेशियम का आएगा, फिर कैल्शियम का आएगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने आगे भी एलिमेंट्स को अरेंज तो कर रखा है, लेकिन इसके आगे के जो अरेंजमेंट हैं वो कह सकते हो कि कैरेक्टर वाइज ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, या कैरेक्टर वाइज हमारे लिए ज़्यादा बहुत कह सकते हो कि से हम इनके साथ उनको ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि कैरेक्टर वाइज उनका कैरेक्टर इनसे कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो कह सकते हो कि अब ये कैल्शियम तक के लिए इनका जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये राइट है जो कि इन्होंने दिया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया
जब इन्होंने अपना ऑक्टेव बनाया उस समय 56 एलिमेंट अवेलेबल थे। तो इन्होंने एक नॉर्मल जनरल रूल बना दिए, जनरल इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि जितने भी यूनिवर्स में एलिमेंट्स अवेलेबल हैं ये 56 हैं, और इसी 56 एलिमेंट से पूरे कह सकते हो कि नेचर के अंदर कंपाउंड और ये सब बनेंगे और आने वाले टाइम में भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी एलिमेंट नए डिस्कवर हुए उसके बाद। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्रिटिसाइज़ इसलिए किया गया जो इन्होंने 56 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट कंसिडर कर लिया था। इसके आगे देखा जाए बाद में बीच में छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के थ्रू दिए गए हैं, लेकिन अपने काम का इसके आगे जो है मेन है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो हम लोग थोड़ा उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो इसकी तरफ थोड़ा सा हम आगे मूव करना चाह रहे हैं। तो मेन चीज़ तो यहाँ पर देखा जाए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे मेन चीज़ हमारे सामने क्या है, मेंडलीव ने काफ़ी साइंटिस्ट के कह सकते हो कि डोवरनियर ट्रायड या इन सब के बाद देखा जाए एक लोथर मेयर कर्व का कॉन्सेप्ट आया था, एक दो साइंटिस्ट और अपना कॉन्सेप्ट दिए थे, उसको बेस मान करके इन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया है। एक रशियन केमिस्ट हैं डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि 1869 में इन्होंने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने अपने घर में जितने एलिमेंट्स थे उनका एक कार्ड बना डाला था और हर एलिमेंट के केवल 2 कैरेक्टर कंसिडर किए थे। एक तो ऑक्साइड, उस एलिमेंट्स के ऑक्साइड का फार्मूला लिया था, और एक हाइड्राइड का फार्मूला लिया था। इस बेसिस पे इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था और काफ़ी कुछ कह सकते हो कि बेनिफिशियल अपने लिए रहा। हम लोगों ने काफ़ी उसमें कुछ चीज़ें सीखी, कुछ आगे चेंजेस भी किए गए। तो मेंडलीव का जो है मॉडर्न कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया गया है। तो मैं आपके सामने दोनों टेबलें डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है यह है क्या। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मास। ये जो आपके सामने 2 लाइनें दी गई हैं यही मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर repeated after certain regular interval. This repetition of properties of elements after certain regular intervals is called periodicity of properties। ये अपने बड़े काम का पॉइंट्स है कि कभी कभी ये क्वेश्चन है periodicities in properties एंड या periodicity in of properties, ये स्पेशली है क्या चीज़। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि जब भी हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट रिपीट होता रहेगा, जिससे इसी जो बार बार रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की ये रेगुलर इंटरवल के बाद, इसी को हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। एक चीज़ और यहीं पर समझ सकते हो कि जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर एटॉमिक वेट हमने लिया है, चूँकि हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न टेबल में अगर इस पॉइंट को डिस्कस करना होगा तो वहाँ पर हम एटॉमिक वेट के प्लेस पर एटॉमिक नंबर कंसिडर करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट यूं की यूं अपने सामने रहेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए मैं मेंडलीव की ओरिजिनल टेबल को थोड़ा दिखाना चाहूँगा और मेंडलीव की मॉडर्न टेबल को भी मैं दिखाना चाहूँगा। ओरिजिनल टेबल जो मेंडलीव ने खुद बनाई है उसमें 63 एलिमेंट्स हैं और मॉडर्न टेबल में 63 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स रखे गए हैं क्योंकि वो उसके बाद डेवलप की गई है। ये जो आप लोगों के सामने मैंने टेबल रिप्रेजेंट कर रखी है ये मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देखिए जो यूं हम लोगों ने कॉलम लेफ़्ट टू राइट लिया है, इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है, पीरियड्स का नाम देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड इस तरह से देखो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। और ऐसे जो टॉप टू बॉटम की बात हम लोग करते हैं इनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है देखा जाए
यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6, 7 और 8 ग्रुप पूरे ऐसे बने हैं टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर देखिए इन्होंने ऑक्साइड का फार्मूला लिया है और यहाँ पर ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों का फार्मूला ले रखा है, यानी जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड का क्या फार्मूला बनेगा और इनके हाइड्राइड का क्या फार्मूला बनेगा, इसी को बेस मान करके इन्होंने पूरा टेबल बनाया है। जो आपके सामने जो टेबल अवेलेबल है ये मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है, जिसको कि 1872 में पब्लिश किया गया था, वो वाली आपके सामने है। ज़्यादातर बुक में ओरिजिनल के बजाय कह सकते हो मेंडलीफ की जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है वो दी गई है, लेकिन अपने लिए कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। थोड़ा सा कहीं कुछ एलिमेंट्स कह सकते हो कि मॉडिफाइड वाले में और अरेंज कर दिए गए हैं, उसमें 63 से ज़्यादा नंबर इंक्लूड हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज दोनों टेबलें लगभग सिमिलर ही हैं। अपने एनसीईआरटी में भी अवेलेबल हैं, आपको इसको अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो सबसे पहले टेबल मेंडलीफ ने अपनी दी है ये हमारे काफ़ी काम की है। एक तो देखा जाए इसमें पीरियड्स बने हैं लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ग्रुप बने हुए हैं। आगे चल कर के इन्होंने जो ये टॉप टू बॉटम वाला केस है और लेफ़्ट टू राइट वाला केस है, उसको थोड़ा सा और जनरलाइज किया है, जो इनका कह सकते हो मॉडिफाइड फॉर्म है, जो अपने एनसीईआरटी में है। आप लोग अच्छी तरह से उसको डिस्कस करना, पढ़ना, क्योंकि वही सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों ने 10th क्लास में पहले से अपने को पता है। थोड़ा सा मैं मेंडलीफ के टेबल के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस करने के बजाय हम इनके कुछ सिग्निफिकेंस और ड्रॉबैक की तरफ चलेंगे और हम सीधे ओरिजिनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव करेंगे। मेंडलीफ की टेबल के काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने एनसीईआरटी में है, आप लोग एनसीईआरटी की हर लाइन ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी और ये अपना वीडियो दोनों को कोरिलेट करके आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। हम इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें 10th क्लास की हैं और वो पहले से ही अपने को पता है, बस आपको एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी, तो जब बहुत ज़्यादा इसमें कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ज़्यादा डिस्कशन मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर होगा, जो कि काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला देखा जाए बेनिफिट हमें क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सबको आपको पहले से ही पता है कि एलिमेंट्स को इस तरह से जो मेंडलीफ ने अपने टेबल में अरेंज कर दिया जिससे कि एलिमेंट्स की एक सिस्टमेटिक स्टडी अपने सामने आ गई कि कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करके हम पूरे एलिमेंट्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, मेंडलीफ ने टेबल तो बना डाली, लेकिन उस समय कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो अननोन थे, लेकिन उस एलिमेंट्स के लिए उन्होंने पहले से ही कुछ आसपास वाले एलिमेंट के बेसिस पर उसका एक नाम दे दिया था, उसके बारे में उसका एक जनरल या कह सकते हो कि पहले से ही बता रखा था कि इसका एटॉमिक मास इस रेंज में आएगा, कैरेक्टर ऐसा होगा। बाद में इस ऐसे एलिमेंट को डिस्कवर करने में बड़ी आसानी हुई, तो इसमें एका एल्युमिनियम का नाम आता है जो बाद में गैलियम के नाम से जाना गया। चूँकि यहाँ पर गैलियम डिस्कवर नहीं था, लेकिन गैलियम आगे चल कर के डिस्कवर होगा, इसके लिए इन्होंने एका एल्युमिनियम नाम दे रखा था। एका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए दे रखा था और एका बोरॉन इन्होंने स्कैंडियम के दे रखा था। तो ये 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने ज़्यादातर बुक में अवेलेबल हैं कि जिनको न्यू एलिमेंट्स, वैसे बाद में नए एलिमेंट तो और भी तमाम डिस्कवर हुए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में इन तीनों एलिमेंट्स को पहले से ही वो जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उससे इनको डिस्कवर करना आसान रहा। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, ये भी एक बड़ा हमारा बेनिफिट है। इसमें बेरिलियम का एग्जाम्पल स्पेशली आता है। बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है ये 4.5 है और पहले बेरिलियम को लोग गलती से वैलेंसी 3 मानते थे, जो कि आप सबको आज पता है कि आज के टाइम में हम लोग 2 मान के चलते हैं, लेकिन पहले लोग 3 इसका वैलेंसी मानते थे। तो इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी अगर की जाए तो एटॉमिक मास अपने सामने आता है। तो 13.5 इसका एटॉमिक मास माना जाता था, जो कि गलत है। प्रेजेंट टाइम में अपने को पता है कि बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, तो हम लोग करते क्या हैं कि 4.5 × 2 करते हैं इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी,
ये वैल्यू 9, जो कि 9 आप सबको पता है कि ये एटॉमिक मास बेरिलियम का है और आज के टाइम में या अब प्रेजेंट टाइम में राइट है, और हम लोग इसको 9 मान करके कोई भी कैलकुलेशन या जो भी इंफॉर्मेशन रखनी होती है वो करते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए हम कुछ डिफेक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहेंगे। मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट्स भी हैं, काफ़ी वही सब इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग 10th क्लास से ही जानते हैं। एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, आप सबको पता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ग्रुप और सेवन ग्रुप दोनों में, स्पेशली हेलोजन के साथ भी है, और फर्स्ट ग्रुप में हेलोजन ये जो एल्कली मेटल्स हैं उनके साथ भी है, क्योंकि इसका दोनों ग्रुप से कैरेक्टर मैच करता है। इसके आगे देखो एनॉमलस पेयर कुछ ऐसे अपने मेंडलीव की टेबल में अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्गन और पोटेशियम का है। आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 है और पोटेशियम 39.1, फिर भी आर्गन पहले आता है और पोटेशियम बाद में जाता है, जो कि एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर मेंडलीव की टेबल बनी है। कोबाल्ट और निकल में आता है 58.9 कोबाल्ट का एटॉमिक मास है और 58.7, फिर भी कोबाल्ट पहले आएगा और निकल बाद में। टेलुरियम और आयोडीन के अंदर भी इस तरह से एनॉमलस पेयर बने हैं। एनॉमलस एटॉमिक मास का नेचर है, टेलुरियम 127.6 और आयोडीन 126.9, फिर भी टेलुरियम के एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बाद भी ये पहले आता है और आयोडीन बाद में। आइसोटोप की पोजीशन, जैसा आपको पता है पूरी मेंडलीव की टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पर बनी है, और आइसोटोप्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा और एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसा आज के टाइम में अपने को पता है। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर चूँकि टेबल बनी है तो आइसोटोप की पोजीशन टेबल में अगर रखा जाए तो अलग अलग होनी चाहिए, जबकि आइसोटोप जितने भी होते हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी और उनकी सेम रहती है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8th ग्रुप में देखा जाए 3 लाइनों में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं और उनमें उनका कोई पर्टिकुलर नोटेशंस अवेलेबल नहीं है। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट की पोजीशन जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर होनी चाहिए लेकिन उसके बाहर 2 लाइनों में अवेलेबल है, बनाई गई है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने को पहले से भी पता है, थोड़ा आप लोग रीडिंग लगा के भी कंप्लीट करना। इस वीडियो में मैं मेंडलीव की टेबल तक कवर करूँगा और अगले वीडियो में अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके लॉज और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कवर होंगी। थैंक यू।